हाय दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रभात एग्जाम और मैं हूं विष्णु शर्मा अपनी वही सीरीज़ लेकर जिसमें हम बता रहे हैं आपको हर साल का इतिहास, हर साल की कुछ दिलचस्प घटनाएं, ताकि जो सिविल सर्विसेज और बाकी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उन्हें ये जानने में आसानी रहे कि ये घटनाएं कैसे कब हुई और शॉर्ट में वो जान सकें उसी साल का वीडियो उठाकर। तो 1958 की बात कर लेते हैं, 1958 की। इसमें थोड़ी पॉलिटिकल घटनाएं जो बड़ी बड़ी हुई थी वो थोड़ा कम हुई, स्थापनाएं ज़्यादा हुई, ऐसी बड़ी बड़ी संस्थाएं स्थापित हुई DRDO जैसी। लेकिन शुरुआत करते हैं भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की उस घोषणा से, उस ऐलान से, कश्मीर की छुट्टियों के बाद जो उन्होंने किया था कश्मीर से ही, कि अब वो चाहते हैं कि राजनीति से रिटायरमेंट ले लें। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि अब युवा नेतृत्व को आगे आना चाहिए और देश को संभालना चाहिए। मेरा काम पहले प्रधानमंत्री के तौर पर पूरा हो गया है। तो मैं आपको बता दूं, 1947 से अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री बने थे। उसके बाद जब चुनाव हुए तो 51-52 में वो बाकायदा चुन कर आए और उसके बाद 58 में उन्होंने ये कहा तो भारत में हलचल मच गई और उनकी एज के जो आसपास के लोग थे वो भी चिंतित हो गए कि अब और कोई यंग जनरेशन से कोई आता है तो उनको ऊपर राज करेगा, और उनका पत्ता कट गया। और इधर तमाम सारे ऐसे लोग थे जो नहीं चाहते थे कि नेहरू जी की जगह कोई और आए, क्योंकि एक सिस्टम बदलता है तो उस बदलाव से लोग परेशान होते हैं। फाइनली नेहरू जी पर दबाव डाला गया और उन्हें ये घोषणा वापस लेनी पड़ी। लेकिन जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, नेहरू जी के करीबी भी, वो ये मानते हैं, आज भी मानते हैं बहुत से लोग, कि नेहरू जी को 1958 में उस ऐलान पर टिके रहना चाहिए था और भारत को एक नया नेतृत्व देना चाहिए था। नहीं तो जो हुआ वो सब नहीं होता और नेहरू जी उस फजीयत से बच जाते। 1959 में जिस तरह से दलाई लामा आए और उसके बाद फिर 62 का युद्ध हुआ और बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई लगातार जिससे उन पे तमाम सारे आरोप लगे थे। तो ये 1958 की बड़ी राजनीतिक घटना थी। अब नेहरू जी से ही जुड़ा मसला है तो उनके एक बहुत करीबी कपूर ख़ानदान के पृथ्वीराज कपूर की बात कर लेते हैं। 1958 में उन्होंने भी एक ऐसा काम किया था जो इतिहास को जानना चाहिए। पृथ्वीराज कपूर वो पहले व्यक्ति थे जो संसद में, आज भी मांग होती है जिस तरह से कि फांसी की सज़ा जो होती है उसको ख़त्म कर देना चाहिए। बहुत सारे एक्टिविस्ट ये मांग करते हैं, लेकिन फिर कोई बड़ी घटना रेप की हो जाती है तो फिर फांसी की बात होने लगती है। लेकिन ये सबसे पहले फांसी की सज़ा ख़त्म हो, संविधान में इसका कोई प्रावधान ही ना हो, जो हमारे जो भी IPC की धाराएँ हैं उनमें 302 हटा दी जाए, कम से कम फांसी की सज़ा ना हो। और ये प्रस्ताव पार्लियामेंट में, संसद में बतौर राज्यसभा सदस्य पृथ्वीराज कपूर लेकर आए थे। 25 अप्रैल की तारीख थी और 14 सदस्यों ने इस पर बोला। 14 सदस्यों ने बोला, जिनमें से 9 ने उनके खिलाफ बोला, यानी 5 लोग उनके सपोर्ट में आए थे, लेकिन उन्हें जाना जाता है। एक बार और वो बोले थे 1953 में, पुनर्वास राहत बिल था और इसमें पृथ्वीराज कपूर ने जिक्र किया कैसे जब देश आज़ाद हो रहा था तो गांधी जी नंगे पैर नोआखली के दंगा पीड़ितों से मिल रहे थे। उन्होंने वो जिक्र किया पुनर्वास राहत बिल के लिए। तो पृथ्वीराज कपूर का उसके बाद जो नाता टूटा, 2 बार राज्यसभा सदस्य रहने के बाद, वो वापस तभी जुड़ा जब उनके फैमिली से ऋतु का नाता नंदा परिवार से दिल्ली में जुड़ा। पृथ्वीराज कपूर के लिए 1958 को जाना जाता है। 1958 में भारत के रक्षा क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि का साल था। एक बहुत बड़ी घटना हुई, DRDO की स्थापना हुई। डिफेंस मिनिस्ट्री की राइट विंग के तौर पर एक रिसर्च विंग स्थापित की गई 1958 में, जिसको नाम दिया गया DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। 3 बड़ी संस्थान जो काम कर रही थी उस वक्त, मैं उनके नाम ले देता हूँ आपके सामने। एक थी डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन DTDP, एक था डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन DSO, और एक था टेक्निकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट TDEs। और इसको मिलाकर कुछ 10 और संस्थान थे, जो इन तीनों को मिलाकर 10 और थे जो अलग अलग क्षेत्र में काम कर रहे थे साइंस के में। भारत सरकार ने इनको मिलाया, DRDO नाम दिया, और आज आलम ये है कि 50 लेबोरेटरीज ऐसी हैं जो DRDO के लिए काम कर रही हैं। ये रिसर्च करते हैं, मिसाइल बनाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ऐसे उत्पाद बनाते हैं जो देश की रक्षा में काम आ सकें, रडार बनाते हैं, तमाम नाइट विजन उपकरण, और अब तो DRDO कुछ ऐसी दवाइयाँ भी बनाने लगा है जो सैनिकों के काम आती हैं और आम जनता के भी काम आते हैं। यानी वो ऐसी फील्ड्स में उतर रहे हैं लगातार
डीआरडीओ एक तरह से भारत की ताकत है और अलग अलग कई फिल्मों में, कई सारे उत्पादों में, कई सारे मिसाइल्स में, कई सारी योजनाओं में आपने डीआरडीओ को नाम लगातार मीडिया में देखा होगा। डीआरडीओ के वैज्ञानिक दिन रात एक करके भारत को और मजबूत आत्मनिर्भर बनाने में लगे हुए हैं। और आप देख रहे होंगे कि जब हम ये वीडियो कर रहे हैं 2022 में, तो भारत डिफेंस उपकरण निर्यात करने लगा है, जो हमेशा आयातक देश। 100 से ऊपर डिफेंस के ऐसे जो उत्पाद थे जो हम बाहर से आयात करते थे, उन पर रोक लगा दी गई और ये बढ़ती जा रही है। मेरे ख्याल से अब लिस्ट बहुत लंबी हो गई है जिन पर हमने रोक लगा दी और हम बनाने लगे हैं वो सारे उपकरण। और डीआरडीओ की बड़ी भूमिका है इन सब में। रक्षा संबंधित जितने भी हथियार या उपकरण बनाए जा रहे हैं, जितनी भी रिसर्च की जा रही है, उसमें डीआरडीओ की कोई सानी नहीं है। आपने तिहाड़ जेल का नाम सुना होगा, भारत की सबसे मजबूत और अवैध जेल मानी जाती है। 1958 में तिहाड़ जेल अस्तित्व में आई थी। दिल्ली के पश्चिम में एक गांव हुआ करता था, तिहाड़ गांव, आज भी है। वहां पर एक जगह अधिग्रहित की गई। शुरुआत में 1273 कैदियों को वहां रखा गया। उससे पहले दिल्ली में बस एक जेल हुआ करती थी, दिल्ली गेट पर। उस जेल के कैदियों को वहां पर ट्रांसफ़र किया गया। 1273 कैदियों की एक केंद्रीकृत जेल बनाई गई। और आपको मैं बता दूं कि वो जेल और उसके अधिकारी 1966 तक पंजाब से, यानी 1966 तक पंजाब के अधिकारियों से संचालित होती थी। बहुत अरसे तक दिल्ली पर पंजाब का एक तरह से जो प्रशासन था वो लागू होता रहा। हम दिल्ली नगर निगम पर भी आपको बताएंगे कैसे होता रहा ये। लेकिन 1966 तक जो तिहाड़ जेल थी उसके सारे अधिकारी पंजाब पुलिस नियुक्त करती रही। और इस तरह से तिहाड़ जेल लगातार, इसमें तमाम तिहाड़ जेल को लेकर आपने सुना होगा, रोज़ आप सुनते हैं अभी भी। चार्ल्स ओबरा से लेकर अभी जो फिलहाल में सुकेश चंद्रशेखर तक चर्चा में हैं, ऐसे तमाम लोग तिहाड़ में रहे हैं। और तिहाड़ की जो स्थापना हुई वो 1958 में हुई। आपको हमने 1956 की साल वाले वीडियो में बताया था कि किस तरह से केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था दिल्ली 1956 में। 2 साल बाद ही, यानी प्रक्रिया तो तभी से शुरू हो गई थी 1956 से ही, कि अब दिल्ली में एक अपना नगर निगम होना चाहिए एमसीडी की तर्ज पर। लेकिन वो 7 अप्रैल 1958 से लागू हो पाया। 28 दिसंबर 1957 को राष्ट्रपति ने उस पर मोहर लगाई। जो प्रस्ताव था दोनों सदनों में पारित किया गया। दरअसल दिल्ली में केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद तमाम सारी समितियां थी। नरेला की कोई अलग गवर्न कर रही थी समिति, नजफगढ़ की कोई अलग कर रही थी, पश्चिम क्षेत्र अलग था, सादरा क्षेत्र अलग था। तो एक नगर निगम बनाया गया, बाद में 3 टुकड़े हुए, फिर एक हुआ। ये सब अलग इतिहास है। लेकिन नगर निगम जो दिल्ली में अस्तित्व में आया वो 1958 के साल में आया। ये आपको जानना चाहिए, क्योंकि दिल्ली नगर निगम देश की राजधानी का नगर निगम है। और अब फिलहाल जब हम ये वीडियो कर रहे हैं 2022 के साल में, तो चुनाव के चलते फिर चर्चा में है। एक और वजह 1958 की जो आखिर में मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो चर्चा में रही, वो है मिल्खा सिंह के लिए। उड़न सिख मिल्खा सिंह 1958 का वो साल था जिसकी वजह से वो एक तरह से छा गए। उससे पहले उन्हें कोई ढंग से जानता नहीं था। 1958 में सबसे पहले कटक में उन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीते, 200 मीटर और 400 मीटर की दौड़ में नए कीर्तिमान बनाए, नेशनल रिकॉर्ड बनाए। और उसके बाद एशियन गेम्स हुआ, क्योंकि 1956 में उससे पहले नेशनल गेम्स में भी वो पदक नहीं जीत पाए थे, स्वर्ण पदक। तो फिर जब 1958 में एशियन गेम्स में टोक्यो में पहुँचे तो उनको लेकर थोड़ी थोड़ी चर्चा थी। लेकिन पाकिस्तान का जो अब्दुल खालिक था, वो 100 मीटर की दौड़ का बेताज बादशाह था। 10.3 सेकंड में वो जीतता था। तो ऐसे में चर्चा थी कि वो कैसे मिल्खा सिंह से टकराएगा तो क्या होगा। और वही हुआ। 100 मीटर की दौड़ तो वो जीता, लेकिन 200 मीटर और 400 मीटर की दौड़ में, खासतौर पर मैं 200 मीटर की चर्चा करना चाहूँगा कि 200 मीटर की दौड़ में मिल्खा सिंह ने बाकायदा कहा था कि मैं जीतूंगा अब्दुल खालिक से, और वो जीते, रिकॉर्ड भी बनाया, 400 मीटर की दौड़ भी जीती। और उसके बाद तो कीर्तिमान बने, चमत्कार हो गया। और फिर जो हुआ वो 1960 के ओलंपिक में हुआ, वो आप सब लोग जानते ही हैं। तो 1958 की इतिहास की तमाम सारी दिलचस्प घटनाएं हम आपको बताई। ये सीरीज़ लगातार आप देखते रहिए। किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, आपका कोई मिलने वाला प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है, तो उसे ये सब बताइए। ना केवल दिलचस्प जानकारियाँ हैं, बल्कि प्रतियोगिता में, परीक्षाओं में ये काम आएगी आपके। ऐसी तमाम सारी जानकारियाँ भी हैं। और जो चीज़ आपको लगती है कि इसको बड़ा करके देखना है, उसके लिए और थोड़ा रिसर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी। अब इजाज़त दीजिए विष्णु शर्मा को, फिर मिलेंगे नई वीडियो में अगली बार। नमस्कार, धन्यवाद।